हेलो एवरीवन। आज हम अपने जो शौर्य और तेजस बैच में आपको जो भी डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये कंटेंट आपको दिया भी जाएगा, आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आपको न्यूज़ अपडेट्स या फिर जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू पॉइंट दिखते हैं एग्जाम्पल डाल के इसी छोटे से फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। अब ये आपको हिंदी में भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को प्रिंट करके अपने एग्जाम में भी कैरी कर सकते हैं। और इतना छोटा सा ये स्ट्रक्चर है, इसको याद करिए और आपको बस इसको बाद में ना एक्सपैंड करना है। एग्जाम में आप इतने सारे पॉइंट्स या रिवाइज कर सकते हैं जल्दी जल्दी एग्जाम, क्योंकि यह है कि एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतने सारे मॉडल आंसर्स नहीं होते हैं कि आप सबको प्रिपेयर करें। देखिए, आप जो आंसर लिखते हैं वो आपका आंसर सही होता है। आपको वहाँ पे जो भी इवैल्यूएट करके फीडबैक दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए और ये जो आपको दिया जा रहा है आप यहाँ से पॉइंट्स उठा के डालिए। अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमने इवैल्यूएट करा आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ बता दिया जाता है कि इंट्रो को थोड़ा शॉर्ट करिए या फिर आपका स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर को रेफर करिए। तो ये मत समझ के चलिए कि आपने जो आंसर लिखा है उसके बाद आपको ये कंटेंट मिलेगा तो आप अपने आंसर को पूरा क्रॉस कर देंगे। आपको जैसा फीडबैक दिया गया है उसी पे जाइए, आपका आंसर भी अच्छा होता है। अगर आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको वहाँ इवैल्यूएशन के टाइम पे ही लिख के मिल जाएगा। तो आपको इसको रेफर करना है कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करा है, ये स्ट्रक्चर आपके आंसर से मैच करता है कि नहीं, वेरिएशन कितना है और क्या क्या नए पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो आपका जो भी आंसर है उसको ही आप फाइनल करिए और अगर आपको ये कंटेंट मतलब ये आपको मिलता है आप इसे प्रिंट करिए, अपने पॉइंट्स को भी यहाँ पे ऐड करिए, मतलब आप अपने आंसर्स को इनरिच करिए। सो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। हिंदी में भी आपको ये दिया जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान के महत्व पर चर्चा करें। अब जैसे हमारे कंट्री में, इसमें देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया। ये आपका 7 मार्क्स का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे, आपको बस बताना है कि हमारे देश के लिए या फिर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, बस आपको वो पॉइंट्स बताने हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन भी वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लास्ट में कोट यूज़ करा है, आप चाहे तो स्टार्टिंग में कोट भी यूज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स पता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट करा है, द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिकम एक्सट्रीमली रेलिवेंट इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। आज की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। हमें बहुत ही कम ऐसे कोई देश देखने को मिलता है, जनरली अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास जनरली आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फिर आप एग्जाम्पल डालेंगे लाइक यूएसए, फ्रांस, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, अनरिटन फॉर्म में हो, एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप सीधे जंप करिए नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, आपके पास टाइम कम रहता है इसको करने के लिए। तो आप यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मेन तो यही पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ज़्यादा पॉइंट्स आप इसमें डालेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना इस क्वेश्चन को। आप सीधे ये पॉइंट्स लिख के एग्जाम्पल देते चलिए, बस अब आगे बढ़ते चलिए इसको करते हुए। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, आप ये पॉइंट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके आप यहाँ पे पॉइंट्स बता सकते हैं और साथ के साथ एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस को प्रमोट करता है। हमें यहाँ पे रूल्स देता है जिससे हमारे सोसाइटी में एक नॉर्मल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो यहाँ पे क्या सारे मेंबर्स किसी रूल्स को फॉलो करते, सब यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कि यहाँ की सोसाइटी को फॉलो करना है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट को फॉलो करना है, जिससे कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे। सो अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि रूल्स आर इन्फोर्सिबल, देन एक तरीके से ये एश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है किसका पार क्या है। जैसे आप जानते होंगे स्पीकर का पार अलग से डिफाइन किया गया है कि स्पीकर का क्या रोल है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
या फिर जो भी बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन, सबके यहाँ पे पावर्स जो है वो एक बुक, हमारी जो सुप्रीम बुक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डिफाइन किया गया है। तो एग्जाम्पल दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसका भी आप एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे रिट्स हैं कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट पे या फिर डिफरेंट बोल सकते हैं कोर्ट में जा सकते हैं। ये एक तरीके से गवर्नमेंट पे पावर है। देखिए एग्जाम्पल में ना यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं किस तरीके से केशवानंदा भारती केस में बताया गया था कि जो मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज लिमिटेड, मीन्स दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशंस आर नीडेड नॉट ओनली टू लिमिट विल्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग पावर बट टू एम्पावर दोज हु आर ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड ऑफ इट। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी या फिर जो भी अलग मतलब डिफरेंट स्ट्रॉन्ग पावर के लोग हैं उनकी पावर को लिमिट नहीं करती है, सिर्फ ये मतलब एक तो लिमिट भी करती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड है, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास जो लोअर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं जो ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड है, जिन्हें राइट्स नहीं मिले हैं, उनके लिए एक एफर्मेटिव एक्शन लेकर आती है बाय प्रोवाइडिंग देम रिजर्वेशन। उसके बाद ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, उसके बाद है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन सब के डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है। और हम इस बुक में कहीं पे लिखा गया ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सारे पार्ट्स एंड फंक्शन सबके लिखे गए हैं, सब इसे ओबे करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एक्ट एज अ बैकएंड टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ पे ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को गाइड करती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल DPSP में कुछ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि गवर्नमेंट को वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आप एग्जाम्पल में DPSP लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है। इट में ऑल्सो ले डाउन सर्टेन ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आर्टिकल 51A, तो यहाँ पे हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस, अब सबके पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस अभी हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू करती है जुडिशरी ऑन दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस एज वेल एज लेजिस्लेटिव और वी कैन से लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे आपको जो जुडिशरी है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल प्ले करती है। तो आप यहाँ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसी वजह से हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितनी बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे, साथ के साथ आप ये कोट भी प्रेजेंट कर सकते हैं जिन्होंने लिखा है, मतलब BR अम्बेडकर जी ने दिया था, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। तो आप ये जो भी आपका बोल सकते हैं कोट है, इससे आप देके एंड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रखना है आपको। आपका इंट्रोडक्शन इससे भी अच्छा हो सकता है, आप यहाँ पे कोट इससे भी अच्छा यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है। आप यहाँ पे रीसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं जो भी आपके पास आए हैं। देखिए कोई भी आंसर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, डैट यू गिव द गुड इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसमें आप कितने अच्छे से प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स डालिए, जितना हो सके एग्जाम्पल डालिए, केस स्टडी डालिए। वैसे केस स्टडी आपके लॉन्ग आंसर्स में काम आएगा, इतने छोटे से आंसर पे आप केस स्टडी मत डालिए, एग्जाम्पल डालेंगे तो उससे पता चलता है कि आपको चीज़ें समझ आई है। देखिए सारे यहाँ पे आपके जो भी बोल सकते हैं एस्पिरेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब इसका आंसर लिखेंगे। देन हाउ टू मेक योर आंसर्स यूनिक, मतलब आप कैसे वहाँ पे जो भी आपका एग्जामिनर है वो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको मार्क्स देने हैं, तो आप एग्जाम्पल से ही अपने आंसर्स को यूनिक बनाएंगे। तो आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी आपके पास सेम ही चीज़ लिखी गई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया
in becoming a superpower in the space sector. So ये क्वेश्चन क्यों आया है, न्यूज़ में है क्योंकि हमने अभी चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है। साथ के साथ हमने आदित्य L1 भी मिशन भेज दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल था, आदित्य L1 था, तो अब हम एलाइट ग्रुप में एंटर कर चुके हैं चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद। तो इससे यही बताना है कि हमारे पास क्या स्कोप है कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स है कि हम सुपर पावर बन सकते हैं स्पेस सेक्टर में, और क्या ऐसी चैलेंजेस हैं जो हमारे इस सुपर पावर बनने में आ सकती हैं। तो आपको प्रॉस्पेक्ट्स, चैलेंजेस बताने हैं और इस चैलेंज को ओवर करने के लिए वे अहेड ज़रूर बताना है। यहाँ पे आप चैलेंजेस बता के एंड मत करिए, अपने कुछ सुझाव जो है वो आप कंक्लूजन में ज़रूर दीजिए। इस क्वेश्चन में एक ही पेज में आंसर कंप्लीट किया गया है और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करेंगे एक रीसेंट रिपोर्ट से। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आर्थर डी लिटिल रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन स्पेस जो इकोनॉमी है उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो $100 बिलियन 2040 तक पहुंच सकती है, मतलब इतने का अपना स्पेस इकोनॉमी बना सकती है। उसके साथ साथ अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने भी ऐसा ही, आप यहाँ पे नाम नहीं मेंशन करें तो भी चलेगा, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हैं कि उन्होंने भी यह बात करा है कि हम अपने स्पेस को सुपर पावर बनाएं। तो आपका ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं, तो आप अपने जो भी स्पेस है उसके बारे में अचीवमेंट्स बताएंगे कि जो इंडिया का प्रॉस्पेक्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, स्पेस को एक्सप्लोर करने में, वो बहुत ही ब्राइट है। हमारे पास काफ़ी मिशंस हैं जो अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन, और हमने चंद्रयान 3 मिशन को भी सक्सेसफुल लॉन्च करा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो भी स्कोप है, फ्यूचर है हमारे स्पेस सेक्टर का, बहुत ही बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्कोप है हमारे पास। उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हम 6th लार्जेस्ट प्लेयर हैं। ये जो डेटा है 2021 तक का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो पूरे बोल सकते हैं पूरे मार्केट में, स्पेस मार्केट में 6th लार्जेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद आपने चंद्रयान 3 से ही देखा होगा, काफ़ी सारे डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि हम लो कॉस्ट सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, हम बहुत कम कॉस्ट में अपने जो भी स्पेस मिशंस हैं उसे कंडक्ट करते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका 20 मार्क्स का है। आप मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने जो भी आंसर्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 आप यहाँ पे बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करना है इसमें कि हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया और उसके बाद हम एलाइट ग्रुप में एंटर कर गए हैं, क्योंकि आज तक किसी भी नेशन ने चंद्रयान 3 के साउथ पोल पे नहीं पहुंचा और वो काम इंडिया ने कर दिखाया है, और वो भी लो कॉस्ट पे। उसके बाद आप बताएंगे कि मंगलयान भी हमने एक बार में ही सक्सेसफुली अचीव करा था, और बताएंगे कि आजकल हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब आप बोलेंगे कि हमारे देश का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस को हमने सक्सेसफुली लॉन्च करा था। अब ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे, इसलिए मतलब दिखाएंगे कि हमारे पास कितना स्कोप है, हम स्पेस मिशन में कितने आगे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग लॉन्च व्हीकल्स हैं, हम यहाँ पे SLV, ASLV, PSLV से चलकर हम GSLV तक आए हैं। उसके बाद हमने द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्च व्हीकल और हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 इसे भी हमने लॉन्च करा है, इसे भी हमने टेस्ट करा है। उसके बाद आप बताएंगे कि हमारे कुछ अपकमिंग मिशंस हैं, जो कि हम अभी, एक तो हमने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है टू स्टडी द सन, उसके अलावा हमारे पास गगनयान मिशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमारे पास शुक्रयान भी है। तो आप ये बताएंगे कि हमारे बहुत सारे अपकमिंग मिशंस हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया अगर इन सारी चीज़ों को अचीव करती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम सुपर पावर बन सकें। और हम ये सारी चीज़ें, जैसे आप बोल रहे हैं, मंगलयान को हमने एक बार में लॉन्च करा, हम चंद्रयान 3 के मतलब चंद्रयान हमारे मून पे साउथ पोल में पहुंचने में भी हम सक्सेसफुल रहे। आप यहाँ अपने शुक्रयान के बारे में बता सकते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ये आप यही चीज़ें सारी चीज़ बताएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे और एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि अभी हाल ही में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 लॉन्च करी गई है। अब इस इंडियन स्पेस पॉलिसी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, आप इसे ज़रूर लिखेंगे कि हमारी जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे।
तो ये जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है, इसके कुछ प्रोविजंस डालेंगे कि कैसे हम इसे फॉलो करके अपने स्पेस पार, बोल सकते हैं हम ग्लोबल स्पेस पार बन सकते हैं। अब इस पॉलिसी के अंदर कुछ स्पेस रिफॉर्म्स दिए गए हैं और जिसमें हम प्राइवेट इंडस्ट्री को इनकरेज कर रहे हैं कि वो आगे आए और स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। सबके टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करे गए हैं। इसरो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर जो हमने एक स्पेस सेक्टर PSU क्रिएट करा था, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके क्या पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसके क्या टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप सबके बारे में यहाँ पे बताएंगे और बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो करती है इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है जिससे हमारे स्पेस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखिए चैलेंजेस क्या होते हैं। अभी जैसा हमने बोला कि इस पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को आगे आने को बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, बढ़ चढ़कर आगे पार्टिसिपेट करे हमारे स्पेस प्रोग्राम में, इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं इन सब चीज़ों में और हमें मनी की ज़रूरत है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास ये चीज़ पता नहीं है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हम कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें कि वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करे, जो भी हमारे क्रूशियल डेटा, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है उसे हमारे एनिमी कंट्रीज़ को या डिफरेंट कंट्रीज़ को लीक ना करे। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क। अब यही चीज़ इसको आगे एक्सप्लेन करा गया, सिक्योरिटी कंसर्न्स फ्रॉम प्राइवेट एक्टिविटीज़। इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इनको बोल सकते हैं मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। साथ के साथ नेक्स्ट चैलेंज है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। किसी भी चीज़ को हमें बोल सकते हैं अगर कोई मिशन लॉन्च करना है तो उसके इतने सारे स्टेप्स होते हैं कि एक चीज़ को करने में हमें कई कई साल लग जाते हैं, अपना टास्क कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, कागज कार्यवाही करने में ही हमें काफ़ी समय लग जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं जिससे हमें क्लियरेंस आसानी से मिल जाए। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमने स्पेस सेक्टर में FDI को लिमिट कर रखा है फॉर, बोल सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, लेकिन हमें FDI को यहाँ पे इनकरेज करना चाहिए। उन्हें बोल सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर्स देकर, ये नहीं कि हम पूरा अपना जो भी हमारे क्रूशियल डेटा है उसमें हम अलाउ ना करें, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड FDI जो हमारा FDI है उसको कुछ हद तक अलाउ करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और हमारा स्पेस सेक्टर बूस्ट करे। लिमिटेड इंडिजिनाइजेशन, अगर हम बात करें अभी तो फिलहाल हमारे पास कम है, स्वदेशीकरण कम हो रहा है, लेकिन हमें इसे बूस्ट करना चाहिए क्योंकि हम लॉन्ग रन में किसी और देश पर रिलाय नहीं कर सकते हैं अपने। जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे पहले हमारे पास GPS नहीं था तो हमें US से GPS वगैरह लेना पड़ता था, हमारा खुद का GPS अभी क्या है, नाविक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ चलते हैं तो इन केस ऑफ वॉर हमें किसी कंट्री पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। हम अपने जो भी हमारे पास GPS फैसिलिटी है या फिर जो भी हमारे पास हमारे सैटेलाइट्स हैं, स्पाई सैटेलाइट्स हैं, इनको हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, हमें किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे चैलेंजेस बताया, इन्हीं चैलेंजेस से आप यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताएंगे कि अगर हमने ये चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया तो हमें स्पेस पार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। देखिए अगर हम स्वदेशी तकनीक को अपनाएंगे तो हमारे पास आएगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम इस स्वदेशी तकनीक को बनाने के लिए हमारे भारत से ही लोगों को लेंगे, उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट आएगा तो हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है, या इस सेक्टर में हमें फंड्स एलोकेट करने चाहिए ताकि हम ज़्यादा ही अच्छी तरीके से हैवियर एंड एफिशिएंट सैटेलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल GSLV Mark 3 ये अब तक का इसरो का हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है, और उसके बाद यहाँ पे GSAT 11 ये हमारी हैवीएस्ट सैटेलाइट है। तो आप ये चीज़ें बता सकते हैं और हमें बोल सकते हैं इन सैटेलाइट्स को डिफेंस के लिए भी हमें यूज़ करना होता है, इसीलिए हमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करने की ज़रूरत है और प्राइवेट पार्टनरशिप को हम इनकरेज करें ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, जो कि हम
अपने अगर हम देखिए प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे तो सरकार को उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा स्पेस सेक्टर में, जिसकी वजह से जो सरकार है वो वेलफेयर की तरफ काम कर सकती है, ध्यान दे सकती है। और यहाँ पे जो भी प्राइवेट यहाँ पे कंपनी है वो अपना ध्यान मतलब वो इन रिस्क को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे अपना काम कर सकती है। इसलिए हमें प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए और उन्हें रेगुलेट करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क भी चाहिए। तो आप ये वे अहेड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आपका कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। हमने लिखा है विद दीज स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स ISRO shall focus on advancing the research and development endeavors such as heavier and more efficient satellites, स्पेस मिशंस लाइक चंद्रयान 3, आदित्य L1 एटसेट्रा, मतलब इन सभी चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। सो द फ्यूचर ऑफ द स्पेस एक्टिविटीज़ इन द कंट्री लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग इंडीड एंड शैल सीमेंट इंडियाज पोजीशन एज अ 21st सेंचुरी स्पेस पावर। सो अगर हम ये सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं तो हमें 21वीं सदी के स्पेस पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये चीज़ यहाँ पे डालेंगे और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को ज़रूर मेंशन करेंगे, तो आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगर आगे चल के कोई भी न्यूज़ आता है आप यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो आप ये देखेंगे कि आपको ये लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए, जहाँ भी आपको एग्जाम्पल मिल रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के लिखिए, क्योंकि ये आपके लास्ट मोमेंट में का ज़रूर काम आएगा, रिवाइज करने में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन केस देखिए स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ, एक जनरल आंसर प्रिपेयर करिए, हर क्वेश्चन का आंसर रट के नहीं जाना है। आप ऐसा कंटेंट तैयार करिए कि अगर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आपके पास डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप उसे आसानी से एड्रेस कर पाएँ। तो आपको हमारे ये जो शौर्य तेजस बैच है और जो भी हमारे बैचेस हैं उसमें अगर आपका ये जो भी डेली मेंस आंसर राइटिंग या फिर जिसमें हम बोल सकते हैं आपको यहाँ पे PIQs दिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिया जाएगा जो आप लास्ट मोमेंट पे कैरी कर सकें, आसानी से रिवाइज कर सकें। और ये वीडियो भी दिया जाएगा और कहीं कहीं जगह पे आपको ऑडियो भी दिया जाएगा। सो थैंक यू।